Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. थोड़ा गैप हो गया वीडियोस के बीच में, ऐसे कुछ इश्यूज आ गई थी उनकी वजह से थोड़ा बहुत गैप हो गया वीडियोस में। सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चली होगी उन गैप के बीचों में। उस गैप को अपन कम्प्लीटली फिल तो कर नहीं सकते, बट यस कुछ एफर्ट कर सकते हैं इस बचे हुए इस कंस्ट्रेंट टाइम के साथ कि हम चीज़ों को थोड़ा और बेहतर कर पाए। तो वैसा ही कुछ करने के लिए कुछ 8 9 9 सवाल, आई थिंक 9 अच्छे सवाल और कुछ एक दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके साथ लाए हैं यहाँ पर। सो ज़रूर आप एक बार उसे देखें, किस तरह के क्वेश्चन हैं, एक बार खुद से ट्राई करें। एंड यस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की उसे ट्राई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो कोई खास बात नहीं है कि आपको डीमोटिवेट होना वगैरह नहीं है। इस वक्त आपको जितना आपने 2 साल पढ़ा है वो पढ़ाई हो चुकी है आपकी। और यस, अब बिल्कुल इस लास्ट मोमेंट में आपको जितनी पॉजिटिविटी के साथ अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल पे जाना है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हुआ है और इतना बड़ा सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, सारे बच्चों से सारा कुछ कवर नहीं हो पाता है। तो वो तो उस दिन पे डिसाइड होगा कि किसने क्या पढ़ा था और एग्जाम में क्या आया। ठीक है। उस चीज के लिए बिल्कुल भी आपको परेशान होना नहीं है, बढ़िया एंटरटेनमेंट के जैसा इस वीडियो को देखें। अगर चीजें समझ में आती है, अगर आपसे चीजें बनती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती है तो एक बार सीख लेंगे। बिकॉज बहुत बड़ा सिलेबस है, कुछ ना कुछ इंसान से छूट ही जाता है। ठीक है। और स्पेशली फिजिक्स में वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत बनाए जा सकते हैं, तो इस वजह से कुछ छूट सकता है। तो बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, बट यस अगर नहीं होता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया अच्छे मन से देखें वीडियोस और आगे फिर मुझे बताएं कि कैसा रहा आपका स्कोर और कैसा लगा वीडियो, ये भी बताएं। और अगर आई डोंट थिंक कि आप कल के दिन और भी वीडियोस वगैरह देखना चाहेंगे, हो सकता है कि ये हमारा लास्ट पार्ट हो और लास्ट इंटरेक्शन हो बिफोर दिस जे एडवांस। सो होपिंग कि आप सबकी अच्छी प्रिपरेशन हुई होगी। और यस, मैं यही चाहता हूँ कि सबका एग्जामिनेशन काफी बढ़िया सा जाए। यस, स्टार्ट करते हैं एक अच्छे नोट पे इस क्वेश्चंस को। इस वीडियो को एक अच्छे नोट पे शुरू करते हैं और अच्छे नोट पे ही फिनिश करेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ परेशान होने की जरूरत है। यस, अगर आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कल के दिन भी वीडियोस देखने में तो मुझे इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि एक पार्ट और लाऊं, बट मुझे लगता नहीं है कि कल के दिन और कोई कुछ नया पढ़ना चाहेगा, सब अपने पुराने फॉर्मूलेज ही रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा भी आप मुझे बताएं, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ये आपका सवाल है, एक बार रीड कर सकते हैं। चेजिंग प्रॉब्लम है, जेई एडवांस में एक बार पूछा गया है, और भी पूछा जा सकता है, इसमें कुछ और अच्छे पार्ट बनाए जा सकते हैं। इनमें से ये थोड़ा सिंपलेस्ट पार्ट है, बिकॉज हमें पता है कि इस तरह की चेजिंग में थीटा भी चेंज होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट हाँ, उससे रिलेटेड कुछ ये 3 ऑप्शंस आपके लिए अच्छे होंगे। तो यस, हम चेक करते हैं, देखते हैं कैसा होना चाहिए इसका सोल्यूशन। एक बार आप ट्राई कर लो, फिर इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। ओके, तो सोल्यूशन देखते हैं। सो देखो, मेरे साथ साथ चलेंगे, बोर्ड में क्या लिखा हुआ है रीड करने की कोशिश ना करें जैसे कि अपन हमेशा करते हैं। यहाँ पर समझते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन पे और हमें कैसे समझना है इस क्वेश्चन को। आप देख सकते हो ये पार्टिकल्स कैसे जा रहे हैं। ये पार्टिकल जा रहा है कुछ ऐसा, ये पार्टिकल जा रहा है ऐसा, एक दूसरे को चेज कर रहे हैं। ओके, तो मैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फिगर को बना रहा हूँ। आप देखना, ये पार्टिकल ऐसा गया कुछ यहाँ पे पहुंचा, मान लो जब, बिकॉज ये पार्टिकल यहाँ पर है ना, तो इसके टेंजेंट जो ड्रॉ करूंगा वो इसकी जगह पे इसको इससे पास करना चाहिए। तो यस, यहाँ पर मान लो ऐसा कुछ कर्व बना, उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो इस पार्टिकल के थ्रू वो जा रहा है। फिर यहाँ पर ये पार्टिकल इसको चेज कर रहा है, तो इस पे टेंजेंट अगर रहा हूँ, इसके कर्व पे टेंजेंट बनाऊं तो इसको टच करना चाहिए। ये ऐसा बनाऊं तो इसको टेंजेंट बनाऊं तो इस पे टच करना चाहिए, और यस इसका टेंजेंट इस पे। तो आपको पता होगा यस, ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनने वाला है, तो सिमेट्रिकल मोशन चल रहा है यहाँ पर। पहले अगर ये एक स्क्वायर पे थे तो यस यहाँ पर अब भी एक ये पर्टिकुलर स्क्वायर पे होंगे। ये स्क्वायर छोटा होता जाएगा और फाइनली ये बीच में कहीं पे ऐसा मिल जाएंगे।
इस तरह का यहाँ पर कुछ ओवरऑल मोशन होने वाला है, ठीक है, पार्टिकल्स का। तो हमें ओवरऑल कितने टाइम के बाद ये मिल जाएंगे, वो हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस, और ये किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं, आई थिंक v वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं। तो ये हमारा टाइम होगा जिसके बाद ये मिल जाने वाले हैं। और वो तो ठीक है, बट ये केस और अच्छा बन सकता है अगर हम इस तरह से चेज करें, तो थोड़ा टाइम ऑफ चेज भी एक बढ़िया फैक्टर बन सकता है। अगर वो आपने नहीं किया है तो एक बार जरूर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, टाइम टाउ बाय 5 पे बोला गया आपको सारी चीजें, और टाउ बाय 3 पे बोला गया, तो मैंने ये दोनों टाइम को ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। इस पे ये 1/5 डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, यहाँ पर 1/3 डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। यस, यहाँ पर जो ओवरऑल देखें तो ये एक स्क्वायर को ही चेज कर रहा है। ये स्क्वायर छोटा होते 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 फाइनली क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर पे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ। तो सारे पार्टिकल्स ने ए डिस्टेंस ही ओवरऑल ट्रैवल किया होगा। तो उस हिसाब से रिलेटिवली भी देख सकते हैं इस चीज को आप। तो 4a/5 ये बचा हुआ डिस्टेंस है किस टाइम पे, हाँ, टाउ बाय 5 के बीच में, और टाउ बाय 3 के बीच में सेपरेशन कुछ ऐसा है। अब ध्यान से आगे की चीजें बहुत ध्यान से मान लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, 4a/5, बिकॉज 1/5 आपका डिस्टेंस ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब रिलेटिव फिगर देखते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों को तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। मैं इसके ऊपर बैठ रहा हूँ और इसके मोशन को देख रहा हूँ। सो इसके ऊपर बैठ के ये जो हमारा बॉडी है, इसके रिस्पेक्ट पे इसकी जो वेलोसिटी थी v, हमने इसको रिवर्स करके इस पे दे दिया है। इसके पास ऑलरेडी एक v था, तो ओवरऑल ये इसके रिस्पेक्ट में ये रिलेटिव वेलोसिटीज कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो अगर मुझे इसका ओमेगा देखना है, तो ओमेगा अपन कैसे पढ़े हैं, ओमेगा अपन ऐसा पढ़ते हैं v परपेंडिकुलर या फिर v अपॉन r परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से देखते हैं। v अपॉन r परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला, दोनों के बीच का सेपरेशन, ऐसा सबसे बढ़िया होता है, दोनों के बीच का सेपरेशन और उस सेपरेशन लाइन के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वेलोसिटी। यहाँ पर v है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है किसी भी इंटरवल पे x होगा जब, तो हम बोल सकते हैं किसी भी इंटरवल पे जो ओमेगा है वो v बाय x होना चाहिए। ओमेगा इज v बाय x। ओमेगा इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लाइन। ये लाइन किस रेट से इनके बीच का लाइन, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये किस तरह से घूम रहा है, दिस इज ओमेगा। ठीक है, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है, तो इसे हम ओमेगा बोल रहे हैं। अब इसी चीज को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं, ओमेगा होता क्या है, किस रेट से जो दोनों बॉडी के बीच में आप लिख रहे हो, इनके बीच का जो सेपरेशन है ये किस रेट से घूम रहा है, ये लाइन किस रेट से घूम रहा है, दिस इज ओमेगा। तो पहले ये लाइन ऐसा था, अब ये पार्टिकल थोड़ा इधर चला जाएगा, तो ये इसको चेस करता हुआ इधर हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर अब ऐसी हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे इस चीज। और ये बहुत छोटे से टाइम dt पे हुआ है, तो इस वक्त मैं इसके ओमेगा को लगभग कांस्टेंट मान लेता हूँ। तो ये कितना एंगल घूम चुका होगा, ओमेगा dt। ये कितना एंगल घूम चुका होगा, ओमेगा से घूम रहा है ये लाइन, इनके बीच का लाइन ज्वाइनिंग, और ये कितना एंगल घूम चुका होगा, ओमेगा dt। तो मैंने उसी तरह से कुछ ट्रायंगल बनाया है। पहले यहाँ पर v था, ये v था, तो आप देख सकते हो ये v, ये v, और ये जो वेक्टर आया ये एक्चुअली में v इनिशियल था, ये v फाइनल था। तो ये जो मुझे दे रहा है ये क्या दे रहा है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये बहुत छोटा सा है और इसको मैं एक क्या बोल सकता हूँ, एक आर्क की तरह बना सकता हूँ, बिकॉज ये बहुत छोटा सा एंगल है। सो यस, आर्क अपॉन रेडियस वाला रिजल्ट मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ फिलहाल, और आप देख सकते हो ये वाला एंगल मैं क्या लिख रहा हूँ, ओमेगा dt। सो ये जो वेक्टर है ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है। आप देख सकते हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, मतलब ए टेंजेंशियल इज 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बॉडी के पास नहीं है, तो कौन सा एक्सेलरेशन हो सकता है इसके अबाउट, जो ये कर्व मोशन कर रहा है, तो ए नॉर्मल यहाँ पर हो सकता है। और ये ए नॉर्मल के लिए चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, ये वेलोसिटी पे चेंज है, बिकॉज ये आपका लाइन जॉइनिंग के लगभग परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये ए नॉर्मल बन रहा है आपका। और ये ए नॉर्मल के साथ साथ अगर यहाँ पर देखें, सो v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर दे रहा है। एक्सेलरेशन ए नॉर्मल कैसे लिख सकता हूँ, v फाइनल माइनस v इनिशियल कितने टाइम पे चेंज हुआ है, ये dt टाइम पे, तो ये मेरा कुछ एक्सेलरेशन हो जाएगा। जब मैं इसको फर्दर और सॉल्व करता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, v फाइनल माइनस v इनिशियल कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू अगर लिखनी है तो x फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, v आर्क, ये एक तरह से आर्क है, तो आर्क हो जाएगा r इंटू थीटा, और r है यहाँ पर वेलोसिटी वाला, ये वाला वेक्टर v है, और थीटा यहाँ पर ओमेगा dt है। उस तरह से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। और ये जो मुझे मिल रहा है, ये जो मुझे मिल रहा है, ये क्या मिल गया,
एक्सेलरेशन मिल गया। आप अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा एक्सेलरेशन है, और अगर ये एक्सेलरेशन है तो मुझे यही सवाल पे पूछा गया था कि एक्सेलरेशन क्या होगा इस टाइम पे, इस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इस टाइम पे अब अगर ओमेगा लिखना है तो इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, 4a/5। तो ओमेगा की वैल्यू लिख लेंगे 5v/4a, दिस इज ओमेगा। और इस ओमेगा की वैल्यू अपन फिलहाल यूज कर लेंगे। तो देख सकते हो ये v इंटू ओमेगा आ चुका है, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से यूज कर लेंगे v/5v/4a, आई थिंक ये v, और x की वैल्यू यहाँ से आया था 4a/5, तो मैंने वही यहाँ पर यूज किया 4a/5। और इसको सॉल्व करने पर आप देख सकते हो 5 ऊपर आ रहा है v²/4a, तो ये इस मोमेंट पे होने वाला एक्सेलरेशन होगा। आप ध्यान दे सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन a नॉर्मल है, a टेंजेंशियल यहाँ पर 0 है, बिकॉज इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड लगातार कांस्टेंट बनी हुई है। यहाँ पर बस इसका वेलोसिटी वेक्टर रोटेट कर रहा है। इसका बोलने का मतलब है कि यस, यहाँ पर डायरेक्शन का चेंज हो रहा है, मतलब जो भी चेंज आ रहा है वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी आ रहा है, तभी उसकी मैग्नीट्यूड नहीं बदल रही है और उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, सो दिस एक्सेलरेशन इज ए नॉर्मल 5v²/4a। और अगर ये मेरे पास नॉर्मल आ चुका है, एक्सेलरेशन आ चुका है, तो अब मुझे पता है ये एक्सेलरेशन इस लाइन के, इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और अगर इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसके इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो मुझे पता है कि मान लो अगर इस हिसाब से एक बॉडी कर्व पे घूम रहा है, तो ये v टेंजेंशियल है और इसके नॉर्मल डायरेक्शन पे मेरे पास एक्सेलरेशन आया है। तो ये एक्सेलरेशन एक तरह से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की तरह एक्ट कर रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको नॉर्मल सा रिलेशन यूज करें, मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज करना है, तो v टेंजेंशियल स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर टू दिस v टेंजेंशियल, ऐसा अपन लिखते हैं। बस मैंने वही कुछ किया यहाँ पर, सॉरी, तो वैसा ही कुछ करना चाहे मैंने यहाँ पर। तो आप देख सकते हो v8 इसकी वैल्यू v ओमेगा आ गई थी, तो कैंसिल वगैरह किए, तो सॉल्व करने पर यहाँ पर x की वैल्यू, ये जो भी ROC है, ये फाइनली सॉल्व करते हुए x के इक्वल हो गया। और मुझे किस टाइम पे चाहिए, मुझे टाइम पे चाहिए τ/3 टाइम पे। तो τ/3 पे a/3 डिस्टेंस ऑलरेडी कवर हो चुका होगा, डिस्टेंस बचा होगा इनके बीच में 2a/3। तो आप देख सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर x के इक्वल आ जा रहा है इस पर्टिकुलर केस में। तो यस, 2a/3 इसका आंसर होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो अगर अपन यहाँ पर ऑप्शंस मैच करें, तो करेक्ट ऑप्शंस होना चाहिए हमारे हिसाब से ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होना चाहिए, ऑप्शन बी भी सही होना चाहिए, और ऑप्शन डी भी सही होना चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। एज अ एंटरटेनमेंट लेंगे इस वीडियो को, बिल्कुल भी इसको ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको मजा आ रहा है तो जरूर देखें वीडियो, अदरवाइज आप कोशिश करें कि इसको एक फ्लो पे कंप्लीट करें, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात फिलहाल है नहीं। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक बार आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये 3D रोटेशन का सवाल है। अगर आपने 3D रोटेशन बढ़िया से किया है तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा सवाल है, ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, बस फॉर अ रिवीजन पर्पस आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको एक एक्चुअल 3D रोटेशन का क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे एडवांस पार्ट 1 पर जा सकते हैं, पार्ट 1 वाली वीडियो पे जा सकते हैं। काफी बढ़िया सवाल है। अगर आप इस 22 क्वेश्चंस आई थिंक इस सीरीज पे कंप्लीट हुए हैं, और अगर आपने इस 22 क्वेश्चंस को मिस किया है तो जरूर एक बार, और अगर बहुत पहले भी देखा है तो जरूर एक बार जाकर इसको रीड आउट कर लें, या फिर आप एक बार इसको फिर से रीवॉच कर लें, जिससे कि आपके ये अच्छे अच्छे सवाल के कंसेप्ट एक बार फिर से दिमाग में आ जाए। ओके, सो ये पार्ट 1 पे एक अच्छा 3D रोटेशन का सवाल था, आप देख सकते हैं चाहे तो। अब आ जाते हैं इस एक सिंपल से आसान सवाल पे। आप इसको आई थिंक अभी तक ट्राई कर लिए होंगे, तो आते हैं इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे, देखते हैं किस तरह से होना चाहिए इसका सोल्यूशन। ओके, सो ये हमारे पास ओवरऑल फिगर बना हुआ है, और इसके हिसाब से सोल्यूशन के पार्ट पे आते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो तरह की ओमेगा बताई गई है। यहाँ पर ओमेगा 1 बताया गया है, इसे ओमेगा 2 इस तरह से रोटेशन बताया गया है। बी पॉइंट की वेलोसिटी आपको, वो बी पॉइंट स्लिप नहीं हो रहा है ये बताया गया है। सो आपको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में रेशियो चाहिए। काफी आसान सा सवाल है अगर आपने 3D रोटेशन बढ़िया से किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं
हाँ, रोटेशन को थोड़ा फील कर सकते हैं इस ओमेगा टू के कारण। इस ओमेगा टू के कारण आप देख सकते हो उसके पास कैसी वेलोसिटी आएगी, इस तरह से घूम रहा है ना, इस तरह से घूम रहा है, तो उसके पास बी वाले के पास अंदर की तरफ वेलोसिटी आएगी, ड्यू टू ओमेगा टू अंदर की तरफ वेलोसिटी आएगी। और ओमेगा वन के कारण ये ऐसा सर्कल ले रहा है ऐसा, तो बी वाला पार्ट बाहर आ रहा होगा ओमेगा वन के कारण, तो उसके कारण आउटवर्ड वेलोसिटी होगी। और आई थिंक ओमेगा वन और ये जो वी वन और वी टू आपस में इक्वल हो जाने चाहिए, बिकॉज वी पॉइंट के पास कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा और वो एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे है, तो यस उसके पास भी वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। तो ऐसा सोचते हुए यस हमने मान लिया कि उसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, मतलब वी इन और वी आउट आपस में इक्वल हो जाना चाहिए। फिर हमने बहुत बेसिक सा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल लिए। तो मैंने आर डिस्टेंस भी कैलकुलेट किया है, मैंने एक्स डिस्टेंस भी कैलकुलेट किया है। ऐसा क्यों? बिकॉज मुझे पता है कि ओमेगा टू के कारण इस बॉडी से ये आर ओमेगा के कारण अंदर वाली वेलोसिटी लिख सकते हैं, आर ओमेगा टू लिख सकते हैं एक वेलोसिटी इनवर्ड वाली वेलोसिटी, और आउटवर्ड वाली वेलोसिटी एक्स ओमेगा वन लिख सकते हैं। तो उसको एक्स और आर की वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो मैंने कुछ यहाँ पर ये एंगल आपको 30 डिग्री वगैरह बताया गया ये दो, तो मैंने ऐसे tan अल्फा cos अल्फा sin अल्फा लिखते हुए एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट की है, आर की वैल्यू भी कैलकुलेट की है, और फिर मैंने V2 V1 लिख लिया। तो आप देख सकते हो V2 वाली वेलोसिटी क्या लिखनी चाहिए मुझे, V2 दिस इज इनवर्ट वाली वेलोसिटी, तो R2 ओमेगा लिखनी चाहिए, और यहाँ से 4/√3 ऐसा कुछ आ जाएगा, R की वैल्यू लिख रहे हैं टाइम्स ऑफ ओमेगा। V1 भी यहाँ से x ओमेगा बनेगा इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, और ये बाहर की तरफ ऐसा आ रहा होगा, तो x ओमेगा बनने वाला है। तो x की वैल्यू भी आप देख सकते हो 4√3 ओमेगा वन। सिंस ये दोनों आपस में इक्वल है, मैंने इनको इक्वेट किया, तो ओमेगा वन और ओमेगा टू का रेशियो यहाँ पर वन आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वन। हाँ, एक बहुत ही आसान सा सवाल था 3D रोटेशन का। सो आई थिंक आपको मजा आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। ओके सो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर थ्री है। एक सिंपल सवाल है बस, यस इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर आप अच्छे से कंडक्टर्स को समझते हैं तो जरूर कर लेंगे आप इस सवाल को। और आई थिंक बहुत कॉमन सवाल भी है, बहुत लोगों ने किया भी होगा इसे। तो एक बार आप खुद से ट्राई करें, हम फिर चारों चीजों को वन बाय वन देखेंगे। ओके सो सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक्स पे बताना है, फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ओ पे बताना है, फिर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्स पे बताना है, इसकी वजह से आउटर मोस्ट सरफेस पे जो इंड्यूस चार्जेस हैं उनकी वजह से। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, वन बाय वन आएंगे अपन, और लास्ट पार्ट में हमें पोटेंशियल चाहिए एक्स पे सारे इंड्यूस चार्ज की वजह से। ठीक है, तो चीजों को वन बाय वन देखते हैं और सोल्यूशन पे आते हैं। ओके सो सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं, देखोगे आप कैसे करना चाहिए सब बेस्ट वे पर। तो आपको ये चीज पता होगा कि आप एक्स की पोटेंशियल नहीं लिख पाएंगे खुद से, क्यों? बिकॉज यहाँ पर ऐसे माइनस क्यू इंड्यूस होगा, इसके कारण बाहर पे प्लस क्यू इंड्यूस होगा, बट ये जो प्लस क्यू है ना, ये बिल्कुल सिमेट्रिकली बाहर पे इंड्यूस होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर एक क्यू आ चुका है, इसकी वजह से ऐसे फील्ड निकलेंगे, इस तरह से कुछ फील्ड आएंगे, और इसको हटाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस भी आने पड़ेंगे, और कुछ इतने ही पॉजिटिव चार्ज और आ जाएंगे। तो ओवरऑल सरफेस पे मान लो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट इंड्यूस हुआ, तो एक प्लस क्यू नॉट भी कहीं से आया होगा, बिकॉज सरफेस का नेट चार्ज नहीं चेंज हो सकता, तो प्लस क्यू नॉट भी आया होगा, और साथ में ये माइनस क्यू जो इसके सरफेस पे यहाँ पर आया है, इसकी वजह से एक प्लस स्मॉल क्यू भी यहाँ पर चार्ज आया होगा। इस तरह से यहाँ पर ओवरऑल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है, और एक्स के रिस्पेक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि एक्स पे पोटेंशियल लिखना हमारे लिए इम्पॉसिबल है अगर डायरेक्टली जाए। तो मैं कोशिश करूंगा ओ पे पोटेंशियल लिखने का, बिकॉज अगर हम ओ पे पोटेंशियल लिख लेते हैं तो एक्स पे पोटेंशियल मैं ऑलरेडी लिख सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है ये कंडक्टर है, और कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुझे कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। मतलब कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो सकता है, और होता भी है। तो ऐसा मानते हुए और ऐसा सोचते हुए मुझे ओ पे पोटेंशियल लिखना चाहिए, और उसे मैं एक्स का पोटेंशियल भी बोल सकता हूँ। तो बस वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, ओ पे पोटेंशियल लिखना आसान है, क्यों? बिकॉज जो भी चार्जेस सरफेस पे आए हैं वो सारे चार्जेस ओ से सिमेट्रिकल हैं, सेम डिस्टेंस पे है, तो यस इसलिए हमारे लिए वो लिखना आसान होगा। तो सरफेस पे देख सकते हो आप, प्लस क्यू नॉट आया था, माइनस क्यू नॉट आया था, जो कि इस नेगेटिव चार्ज की इस चार्ज की वजह से आया, और साथ में यहाँ पर माइनस क्यू की वजह से एक प्लस क्यू आया था।
इन दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल तो कैंसिल हो गया, इक्वल ऑपोजिट हो गए। इस क्यू की वजह से पोटेंशियल आएगा, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है के क्यू बाय आर। और साथ में अगर आप देखो यहाँ पर, तो इस कैपिटल क्यू की वजह से भी एक पोटेंशियल आया होगा, विच इज के क्यू बाय डी। और इस क्यू की वजह से और इस नेगेटिव क्यू की वजह से वो पॉइंट पे पोटेंशियल कैंसिल कर गए होंगे, जीरो हो गए होंगे मिलके। तो यस, मैं ओवरऑल बोल सकता हूँ कि ये मेरा ओ पे पोटेंशियल और यही मेरा एक्स पे भी पोटेंशियल। तो यस, शुरू के दो पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आते हैं फर्दर और आगे समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखना है। अगले पार्ट में पूछा गया है इंड्यूस चार्जेस की वजह से, आउटर इंड्यूस चार्जेस की वजह से आपको फील्ड बताना है एक्स पॉइंट पर। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए फिर से वैसा ही कुछ सोचना है। आउटर इंड्यूस चार्जेस है क्या? ये तीनों चार्जेस, और इन सब की वजह से फील्ड बताना है एक्स पॉइंट पे। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कंसेप्ट पता होगा, और उसमें बोला जाता है कि जितने भी आउटर मोस्ट चार्जेस हैं, जो कि कंडक्टर के बाहर जितने भी चार्ज लाए कर रहे हैं, उन सब की वजह से नेट नेट वर्ड पे अपने को थोड़ा फोकस करना है। उन सब की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इनसाइड पॉइंट पे जीरो होना चाहिए। तो उस कंसेप्ट को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ई इंड्यूस आउटर वाले जो भी चार्जेस है, और ई क्यू, बिकॉज ये सारे चार्जेस बाहर है कंडक्टर के, इन सब की वजह से जो नेट फील्ड बनना चाहिए एक्स पे, वो जीरो बनना चाहिए। तो क्यू की वजह से मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, क्यू की वजह से डायरेक्टली फील्ड लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा और बस इसी को हमने नेगेटिव लिख लिया, तो इंड्यूस की वजह से मुझे फील्ड मिल गया। तो ये आपका इंड्यूस की वजह से वहां पर फील्ड है, नेगेटिव के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, सो ये आपका बी पार्ट का आंसर है, और यू बोल सकते हो सी पार्ट का भी आंसर है, जो भी आपका था क्वेश्चन में। अब लास्ट पार्ट में आपको बताना है, अगर एक बार अपन क्वेश्चन देखें, लास्ट पार्ट में हमें क्या बताना है। तो क्वेश्चन पे बोला जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस एट पॉइंट एक्स। ठीक है, तो एक्स पॉइंट पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या है। तो मुझे पता है एक्स पे पोटेंशियल क्या है, वो जो कि ओ पर है, तो मैंने ये वाले पोटेंशियल को लिख लिया है एक्स पे पोटेंशियल। एक्स पे पोटेंशियल बना कौन कौन रहे? एक जो भी सरफेस पे इसके चार्ज है, ये तीनों कुछ बना रहे होंगे। फिर और कौन बच गया? ये बाहर वाला चार्ज बना रहा होगा, जो कि इंड्यूस नहीं है। ये अंदर वाला चार्ज बना रहा होगा क्यू, और साथ में यहाँ पर होने वाला इंड्यूस चार्ज बना रहा होगा। सारे बना रहे होंगे, उनकी वजह से नेट लगता है। बट मुझे किसकी वजह से बताना है? इंड्यूस चार्जेस। तो इंड्यूस चार्जेस कौन से हैं? जो सरफेस पे, और ये जो माइनस क्यू यहाँ पर आया है, तो मैंने इन दोनों को इंड्यूस चार्जेस लिखा। और बच कौन से गए? ये दोनों बच गए, ये वाला क्या, ये वाला क्यू और ये वाला क्या, ये इंड्यूस नहीं है। तो अगर मुझे इनकी वजह से पोटेंशियल देखना है, तो इनकी पोटेंशियल को माइनस करना पड़ेगा इस साइड ले जाके। तो मैंने बस वही किया है, के क्यू बाई डी प्लस के क्यू बाय आर। और इन दोनों के पोटेंशियल को, इसकी वजह से पोटेंशियल डायरेक्टली एक्स पे लिख सकता हूँ मैं, के क्यू बाय आर। और इस क्यू की वजह से लिख सकता हूँ के क्यू बाय, आई थिंक इसकी वजह से यहाँ पर जो भी पोटेंशियल बनेगा वो बन जाएगा कुछ। ओके, तो इनकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा के क्यू बाय आर डैश, के क्यू बाय आर डैश, ये वाला डिस्टेंस। तो ये ओवरऑल मैं यहाँ पर अपना आंसर बोल सकता हूँ। तो अगर मुझे आंसर ऑप्शन से एक बार देखने, तो आप देख सकते हो ये हमारे ओवरऑल सारे ऑप्शंस वगैरह इस क्वेश्चन के, आप मैच कर सकते हो कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है, आपको सोल्यूशन बता दिया गया। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा, आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आगे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, जितने जैसे क्वेश्चन अभी तक चलते आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आगे आपको और भी मिलने वाले हैं, और साथ में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, वो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। चलो, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो ये अपना एक आसान सा डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड सवाल, आप एक बार रीड कर सकते हैं, इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा हाइपोथेटिकल चीजें यहाँ पर बताई गई है, बट यस, सवाल आपको बहुत बेसिक है और एडवांस में आने लायक है, बिकॉज वेव्स पे आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल बनते नहीं है। तो इनमें से एक अच्छा सवाल ये हो सकता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें और इसका आंसर फिर मैच करते हैं। चलो सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। ओके, सो ये अपना सोल्यूशन है, बहुत आसान सा चीज है। हमें पता है कि यहाँ पर ये बॉडीज के ऊपर चल रहा है, ऐसा रिलेटिव स्पीड उसका 8 मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ बताया गया था, और बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। तो इसको अगर मैं एक सिस्टम की तरह देखूं इन दोनों, तो इन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो फाइनल भी जीरो होगी।
तो उसी तरह से M1 V1 और M2 V2 आपस में इक्वल हो जाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन पे होंगे। बट सारी चीजें हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको एक सूडो फोर्स इंक्लूड हो जाएगा और आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कंजर्व नहीं कर पाएंगे। आई थिंक ये सारी चीजें आपको पता होगा। तो इस वजह से मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी लिखनी चाहिए 8 माइनस v, और इसकी वेलोसिटी v लिखनी चाहिए। अगर मैंने इसकी वेलोसिटी v मानी है तो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 8 माइनस v होने वाला है। तो यस, M1 V1 विच इज ऐसा कुछ, और M2 V2 मासेस आपको दिया गया था सवाल पे। तो उसको सॉल्व करने पे v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड आ रही है, v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो बस अब आपको देखना है कि हो क्या रहा है। ये डिटेक्टर है, मतलब ये एक तरह से ऑब्जर्वर है, और ये विसल यहाँ पे ब्लो कर रहा है, तो इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, ये एक सोर्स है। तो आप देख सकते हो सोर्स किस स्पीड से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से पहले केस में, बिकॉज बिफोर जंप ऐसा ही हो रहा है, ये इसके ऊपर चल रहा है, और ये v की स्पीड से आ रहा है, और आपका जो ऑब्जर्वर है वो 2 की स्पीड से आ रहा है। तो उस हिसाब से हमने डॉपलर इक्वेशन लिख लिया, बिकॉज ये ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो प्लस, और सोर्स उससे दूर जा रहा है, सोर्स भी उसके पास आ रहा है, तो इस वजह से ये माइनस। तो सॉल्व करने पे 332/324 टाइम्स ऑफ f0, ये पहले पार्ट का आंसर है। और जब ये जंप कर जाता है, जब ये जंप कर जाता है तो ये किस स्पीड से चल रहा होगा, 6 की स्पीड से ही मेंटेन किया है इसने, और ये 2 की स्पीड से दूर जा रहा होगा। तो आप देख सकते हो इस बार आपका जो ऑब्जर्वर है वो दूर जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर माइनस, और आपका सोर्स भी दूर जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर प्लस। तो इसको सॉल्व करने पर 328/336 इस तरह का कुछ यहाँ पर इसका सोल्यूशन होना चाहिए। आई थिंक आपको बढ़िया लग रहा होगा सवाल। चलो तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और बिल्कुल फ्री मूड के साथ अपन क्वेश्चंस को आगे देखते हुए चल रहे हैं। अगर आपको मजा आ रहा है तो बढ़िया आराम से मजे लो, और बिल्कुल भी टेंशन बिना लेते हुए आप अपनी आगे क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो ये है अपना अगला सवाल, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं और फिर अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि कैसा होना चाहिए। सो बहुत आसान सा सवाल है एंड अगेन एक कॉमन सवाल है, बट यस आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से सॉल्व होना है। तो चलो उसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। सो ये कुछ इसका सोल्यूशन है, आप ध्यान से मेरे साथ चलेंगे और देखेंगे किस तरह से इसे सॉल्व करना चाहिए। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं कैसे सोचना है, मुझे जिस तरह से इस मोमेंट पे समझ में आ रहा है सवाल, उस तरह से हमने सॉल्व किया। तो आप देख सकते हो, अगर मुझे इसका रेडियस चेंज लिखना है, सबसे पहली चीज में आपको इसको रेडियस चेंज के बारे में बात करना है। किसी भी मोमेंट पे रेडियस, तो मुझे पता है ये v के लेंथ से इधर जा रहा है, ये v के लेंथ से इधर जा रहा है, तो इसके सरफेस का जो पॉइंट है, इसका जो सरफेस का लेंथ है वो कितना लेंथ हर सेकंड में जा रहा है, 2vt लेंथ हर सेकंड पे कम होता जा रहा है इसके सरकमफेरेंस, मैं ऐसा मानता हूँ। तो अगर 2vt लेंथ सरकमफेरेंस का कम होता जा रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे इसका सरकमफेरेंस कैसा है, 2πr-2vt। यहाँ पे मैंने 2π टर्म्स को कॉमन लिया, r-vt/पाई ऐसा कुछ हो गया, तो एक तरह से ये सरकमफेरेंस बन गया। तो 2π into some factor, that factor will be your radius। तो यस मैंने इसको रेडियस का नाम दिया, तो रेडियस मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, r-vt/y। ओके, अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब किसी भी मोमेंट पे इस पे ईएमएफ लिखना है, तो ईएमएफ के लिए मुझे फ्लक्स लिखना होगा। तो यस फ्लक्स लिख रहे हैं, फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो पाई आर स्क्वायर एरिया लिख लिया मैग्नेटिक फील्ड, बट मुझे यहाँ पर ईएमएफ चाहिए, तो ईएमएफ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और ऑपोजिंग होगा तो माइनस डी फाई बाई डी टी। तो मैंने माइनस डी फाई बाई डी टी वाले इक्वेशन किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो कुछ ऐसा फैक्टर आया। तो यहाँ से मुझे ईएमएफ देखने को मिल रहा है 2πb, और v बाय पाई, पाई बाय वाली टर्म कैंसिल हो रही है, और r-vt/पाई, ये कुछ ईएमएफ है। और अगर ईएमएफ आ चुका है तो आपको यहाँ पर करंट भी बताना है, बट यहाँ पर करंट बताने के लिए मुझे यहाँ का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस भी मुझे किसके साथ लिखना पड़ेगा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज यहाँ पर लेंथ चेंज हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बस हमने रेजिस्टेंस को भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखा है। तो रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज लैम्डा टाइम्स ऑफ सरकमफेरेंस। तो मैंने सरकमफेरेंस ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो इस सरकमफेरेंस की वैल्यू को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। तो लैम्डा इंटू 2π, और ये सरकमफेरेंस वाला टर्म हो गया। इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे कुछ इस तरह का करंट मिल रहा है। सो ये हमारा इस पार्ट का आंसर होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देख सकते हैं आप, ये अपना अगला सवाल, और इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा कम विजिबल है तो मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ आपका। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका भी के है, और इसका 2 के है। आपको कुछ भी नहीं, टाइम पीरियड बताना है इसका SHM का, और कुछ भी नहीं, फाइनली फिर ये सारी चीजों को चेक करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। एक बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आपको बन जाना चाहिए। और नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, आपको सीख लेना चाहिए। तो आ जाते हैं इसके सोल्यूशन वाले पार्ट। तो फिर से बहुत सारी चीजें बोर्ड पे हैं, तो आप इसको धीरे धीरे समझेंगे कि क्या क्या कैसे हमने लिखा है। फिर इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे आ जाओ, तो वो देखते हैं कैसे करना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये बॉक्स यहाँ पर था। इस बॉक्स को मैंने एक्स लेंथ नीचे ले आया, मान लो ये एक्स लेंथ नीचे लाके मैंने रिलीज किया है, और इस मोमेंट पे इसका एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के फॉर्म में इसको मैं लिखना चाहता हूँ। रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के फॉर्म पे लिखना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने इसको एक्स नीचे लाया है, इस बॉक्स को एक्स नीचे लाया। तो इस पे टेंशन टी बन गया, इस पे टेंशन टी बन गया, यहाँ पर 2T बन गया। आप देख सकते हो, ये टी तो ये 2T, और ये 2T तो यहाँ पर भी 2T, और तो ये T बन जाएगा और ये भी T बन जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने इक्वेशन लिख लिया के x1, यहाँ पर इसके एक्सटेंशन को मैंने बातों को ध्यान से देखना, इसके एक्सटेंशन को मैंने x माना है, इसके एक्सटेंशन को x2 माना है, इसको x1 माना है, इसको x2 माना है, और इसे x3 माना है। ओके, तो पहला रिलेशन यहाँ से लिख लिया k1 x1 इज इक्वल्स टू t, यहाँ से लिख लिया k2 x2 इज इक्वल्स टू 2t, बिकॉज यहाँ पर टेंशन 2t है, और एक्सटेंशन लिख रहे हैं x2 की वैल्यू, और यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है, तो 2k इंटू यहाँ पर एक्सटेंशन है x3, दिस इज t। ओके, ये पहला चीज है। अब एक चीज यहाँ पर आपको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए कि ये चेंजेस कैसे हुई है। तो यहाँ पर ये x1 लेंथ फ्री हुआ है, तो पुली कितना नीचे जा सकता है, x1/2। अगर ये x लेंथ फ्री हुआ है, x1 लेंथ फ्री हुआ है, तो पुली कितना नीचे जा सकता है, x1/2। तो यहां से मान लेते हैं पुली x1/2 लेंथ नीचे आया, मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस किया, और इस पुली को मैंने मान लिया x लॉट लेंथ ये आगे चला गया है, तो ओवरऑल एक्सटेंशन मैंने x2 माना है। तो मैं x2 को कैसे लिख सकता हूँ, x0 माइनस x1/2। तो मैंने ऐसा ही कुछ यहाँ पर किया है, और यहां से मैंने x0 की वैल्यू निकाली, तो x0 की वैल्यू आ रही है x2 प्लस x1/2, x2 प्लस x1/2। x0 क्या है, जो ये पुली नीचे गया है x0 से, तो जब ये x0 से नीचे गया है तो ये कितना लेंथ फ्री किया होगा, 2x0। जब ये x0 से नीचे गया तो ये कितना लेंथ फ्री किया होगा, 2x0। तो यस, 2x0 लेंथ फ्री हुआ है, और साथ में ये x3 लेंथ और फ्री किया है, तो ओवरऑल कितना लेंथ फ्री हो गया, 2x0 प्लस x3। और वही क्या होगा जिससे ब्लॉक नीचे गया, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x0 प्लस x3। फिर मैंने कुछ नहीं, x0 की वैल्यू ऊपर से रख दी है, तो इस तरह का कुछ इक्वेशन आ गया है। और ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने मैनिपुलेट किया है फिर आगे की तरफ, और मैंने सारी चीजों को x1 के टर्म्स पे लिखना चाहा है, तो x2 को x1 के टर्म्स पे लिख लिया है। फिर इस इक्वेशन से मैंने इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से मैंने कुछ x3 को भी x1 के टर्म्स पे लिख लिया है, और फिर फाइनली मैंने x1 x2 x3 सबकी वैल्यूज इस इक्वेशन में रखी है इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x। तो बस x1 और x के फॉर्म पे मैंने सारी चीजों को लिख लिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जा रही है, x की वैल्यू आ जा रही है कुछ 11/2 x1। तो मुझे x1 चाहिए, वाई, बिकॉज मुझे पता है यहाँ पर ये जो ब्लॉक है उसको जब मैंने x लेंथ नीचे ले गए, तो उस पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन, और टेंशन क्या है, के x1। ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है के x1। जब मैंने इसको नीचे ले गया है कितना, x, तो डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट x है, फोर्स है इस पे के x1। तो मैंने रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स जैसा इक्वेशन लिखना चाहा है। तो बस टेंशन है इज इक्वल्स टू माइनस के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, इनटू x1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2/11 टाइम्स ऑफ x। तो ये वाला जो टर्म है इससे मैंने क्या लिख लिया, के इफेक्टिव। और जब के इफेक्टिव मिल गया तो मुझे टाइम पीरियड लिख लेना चाहिए 2πm/k इफेक्टिव, और के इफेक्टिव की वैल्यू यूज कर लिए, तो टाइम पीरियड कुछ ऐसा आ गया। और बाकी के बचे हुए जो 3 ऑप्शंस हैं वो भी आप यहाँ पर इन सारे रिलेशन से चेक कर सकते हो, वो बिल्कुल आपको मैच करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शंस अगर देखें तो A B C D चारों ऑप्शन सही है।
और वो जो 3 ऑप्शन बचे हैं वो भी ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, मैं उस पर और टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। आपके पास इक्वेशंस है, आप इनको 1 बाय 1 वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शंस ये चारों है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आई थिंक आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा सवालों के साथ, और आज हमें बस सवाल को देखते हुए मजा ही लेना है, ज्यादा परेशान होना नहीं है। मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है इस वक्त। आपने 2 साल अगर बहुत ऑनेस्टी के साथ अगर मेहनत की है तो यस, अब आप सब कुछ छोड़ सकते हैं बिना टेंशन के, फ्री होके आज एज अ एग्जाम जाए उस पे बिना किसी टेंशन के साथ, और ज्यादा उसको माइंड ना करें और बहुत बढ़िया से एग्जाम देकर आए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होना चाहिए। सो ये अपना अगला क्वेश्चन है। आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा, ये थोड़ा इजी लेकिन क्वेश्चन है, बट हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए ये डिफिकल्ट भी हो सकता है अगर उनको कंसेप्ट नहीं पता हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कंसेप्ट चेक करेंगे आपका, और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सारी चीजों को नॉर्मली लिख दिया है, और एज अ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने इसको यहाँ पर फ्रेम किया है। तो आपके पास ये मासेस दिया गया है, यहाँ पर कोफिशिएंट दिया गया है, ए वाले सरफेस पे कुछ ये, बी वाले सरफेस पे कुछ ये, और ओवरऑल हमें क्या देखना है यहाँ पर, इस सरफेस पे क्या फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस सरफेस पे क्या फ्रिक्शन लग रहा होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक्स का, और टेंशन क्या होगा, स्ट्रिंग पे टेंशन क्या होगा। ये 4 चीजें यहाँ पर मुझे यहाँ पर चेक करनी है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन और एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस पे हमें किस चीज पे ध्यान होना चाहिए कि ये ब्लॉक पहले तो चेक कर लो कि ये स्लिप करेगा या नहीं। ये स्लिप करेगा नहीं, अगर स्लिप कर जाता है तो ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल हो गया, आपको फोर्थ इक्वेशन लिखना है और सॉल्व कर लेना है। और बट ये भी चेक करना है कि स्लिप होगा या नहीं। वो कैसे चेक करें, आप जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उसको देख लो, बना लो एक साइड, और फिर फ्रिक्शन को ऐड करके देख लो क्या वो एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन से एक्सीड कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इसका एक वेट है और इसका वेट है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है क्या वो फ्रिक्शन से बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा है तो ये स्लिप करने वाला है, अगर छोटा है तो ये स्लिप नहीं करेगा। तो हमने इसी तरह से यहाँ पर पहला फ्रिक्शन निकाल लिया, दूसरा फ्रिक्शन निकाल लिया, तो दोनों फ्रिक्शन ऐसा है, इनका एडिशन क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स। अगर मैं F1 प्लस F2 लिखना चाहूँ तो इसका 2 टाइम्स हो सकता है, बट ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इनका वेट देखूं तो कुछ ऐसा आ रहा है, वेट इनका ऐसा आ रहा है, और आप देख सकते हो जो फ्रिक्शन नेट है वो बड़ा आ रहा है, मतलब यहाँ पर स्लिपिंग नहीं होगी। और अगर स्लिपिंग नहीं होगी तो मैं थर्ड पार्ट का आंसर लिख सकता हूँ कि ब्लॉक यहाँ पर 0 एक्सेलरेशन के साथ चलने वाले, ये वेज यहाँ पर फिक्स है। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर मेंशन कर, तो ब्लॉक की एक्सेलरेशन 0 आ गई है, और जैसे ब्लॉक की एक्सेलरेशन 0 आ गई है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि टेंशन पहले आ रहा है कि फ्रिक्शन पहले आ रहा है। तो यस, फ्रिक्शन पहले आना चाहिए। इस चीज को मैं बहुत बढ़िया से अपने थ्योरी वाले पार्ट में समझाता हूँ, बट यस अभी आप इसको बहुत नॉर्मली समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर बी का एफपीडी बनाया, यहाँ पर ए का एफपीडी बनाया, तो बी वाले पर उसका वेट लग रहा है, पहले फ्रिक्शन पूरा कोशिश करेगा उसको रोकने के लिए, तो पूरा फ्रिक्शन लग गया। बट फिर भी जब ये नीचे जाना चाहेगा तो इस पे कुछ टेंशन भी लग सकता है, और वो टेंशन सिंस हमने देख लिया कि स्लिपिंग नहीं हो रही है तो टेंशन की वैल्यू इनका सब्ट्रैक्शन करते हुए अपन निकाल सकते हैं, तो टेंशन यहाँ से मिल गया। अब सेकंड ब्लॉक का जब एफबीडी आप बनाओगे तो सेकंड ब्लॉक के एफबीडी पे ऊपर की तरफ टेंशन सेम लग रहा होगा, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा, और आप देख सकते हो इस बार टेंशन ज्यादा है और वेट कम है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर पूरा यूज नहीं हो रहा होगा, और इस पे जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक लग रहा होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की ये वाली वैल्यू यूज हो रही होगी। और ये वैल्यू, बिकॉज ये वैल्यू कैसे आ रही है, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट बन रहा है उतना फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जा रहा है, बिकॉज वो इसके विद इन द लिमिट है, और वो फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा है। तो अगर आप आंसर देखें तो ये आपका इस सरफेस पे फ्रिक्शन है, ये आपका टेंशन है, और इस सरफेस पे लगने वाला फ्रिक्शन कंप्लीटली फ्रिक्शन पूरा लग जा रहा है। तो इस तरह से आपका इसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो एक बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है, बहुत नॉर्मल लुकिंग क्वेश्चन है, बट यस बहुत लोगों के लिए ये एक टफ क्वेश्चन भी बन सकता है, और गलतियां करने वाली क्वेश्चन बन सकती है। ये देख के ऐसा लगता है बहुत सिंपल सा सवाल है, बट यस गलतियां हो सकती है इस सवाल पे, तो आप थोड़ा सा इस तरह के सवाल पर केयरफुल रहे। चलो तो अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ बहुत आराम से क्वेश्चंस को देखें, और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लें, और बिल्कुल भी टेंशन आगे की तरफ ना लें। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
ओके, तो कुछ ये आपका सवाल है। मैं बहुत ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ इस सवाल का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, बट यस, जेई ने बहुत बार कंस्ट्रेंट चीजों को टच किया है। इसमें कुछ ज्यादा ही कंस्ट्रेंट चीजें मिक्स है, तो इक्वेशन बहुत सारी बनेंगी। बट मैं यहाँ पर कवर करना चाहता हूँ कि आप कंस्ट्रेंट किस तरह से लिखते हैं। इक्वेशन लिख के आप इस चीज को छोड़ सकते हैं, पूरे क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना। आप इक्वेशन लिखें और इसको एक बार चेक करें किस तरह से होना चाहिए। मैं एक बार आपको इस फिगर से ही चीजों को समझा देना चाहता हूँ, और फिर एक बार अब मैं आपके सामने इक्वेशंस ले आऊंगा। आप अपनी इक्वेशन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं और देखते हैं किस तरह से होना चाहिए इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं इसके एक्सेलरेशन को। मान लो मैंने ए माना है। आप नंबर्स को, मैंने जो पीछे इक्वेशन लिखा है मैं उस हिसाब से ही लिख रहा हूँ चीजें। इसके एक्सेलरेशन को ए माना है, इसके सेंटर के एक्सेलरेशन को ए1 माना है, इसके सेंटर के एक्सेलरेशन को ए2 माना है, इसके रोटेशन को मैंने अल्फा 1 माना है, और इसके रोटेशन को मैंने अल्फा 2 माना है। अब आप देख सकते हो इसका एक्सेलरेशन ए है, तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ए होना चाहिए। और तो ए की वैल्यू हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ पर होने वाले नेट। और यहाँ पर नेट कैसा बनेगा, सामने की तरफ ए1, और रोटेशन के कारण अल्फा 2 था, आई थिंक अल्फा 1 था, अल्फा 1 बाय, और अल्फा 1 इंटू r/2। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर कुछ लिख लेना चाहिए। तो क्या लिख लूंगा मैं, ए माइनस ए इज इक्वल्स टू ए1 माइनस r/2 टाइम्स ऑफ अल्फा 1। एक रिलेशन कंस्ट्रेंट का ऐसे बन सकता है। एक कंस्ट्रेंट का रिलेशन यहाँ से बना। एक आप देख सकते हो इस पॉइंट को और इस पॉइंट, इसका एक्सेलरेशन कैसा बनेगा, इसका एक्सेलरेशन बनेगा a2 माइनस r अल्फा 2। और यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर आप देखो तो दोनों ऐड होते हैं। तो ये a1 से चल रहा है, और अल्फा 1 भी इसका यहाँ पर r अल्फा 1 भी ऐसा आ रहा है। तो ये किसके इक्वल है, a1 प्लस r अल्फा 1। इसको मैं 2a1 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज a1 और r अल्फा आपस में इक्वल है, बिकॉज ये नो स्लिपिंग का पॉइंट है। एक कंस्टेंट यहाँ से बन सकता है, तीसरा यही लिख सकते हैं, a1 r अल्फा आपस में इक्वल। एक कंस्टेंट यहाँ से बन सकता है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो तीन कंस्टेंट रिलेशन हो गए। अब आप यहाँ पर फोर्स इक्वेशन लिख सकते हो, F इज इक्वल्स टू ma। आप यहाँ पर टॉर्क इक्वेशन और फोर्स इक्वेशन लिख सकते हो, मतलब एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा F इज इक्वल्स टू ma, एक फोर्स इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा। इस पे टेंशन, ये वाला टेंशन को मैं कुछ T1 मान लेता हूँ, तो ये भी T1 हो गया, और ये वाले टेंशन को T2 मान लिया, यहाँ पर भी T2 हो गया। तो इसका फोर्स इक्वेशन कैसा बनेगा, T2 माइनस T1 प्लस F इज इक्वल्स टू, इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, प्लस F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन a1। कुछ इस तरह से इसका इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन बनेगा। अब इस पे टॉर्क इक्वेशन पे लिख सकते हो। टॉर्क इक्वेशन लिखोगे T2 इंटू आर, कैसा बन जाएगा, T2 इंटू आर, ये टॉर्क उसका इक्वेशन हो गया, माइनस F, इसका जो फ्रिक्शन का एक आ जाएगा F इंटू आर नेगेटिव में, माइनस इसका जो रोटेशन आएगा, आई थिंक वो भी बाहर आ रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन का भी अंदर आ रहा है, तो आई थिंक प्लस बनना चाहिए। आप देख सकते हो इसका टॉर्क आ रहा है बाहर की तरफ, इसका टॉर्क आ रहा है बाहर की तरफ, फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है अंदर की तरफ, तो मुझे फ्रिक्शन को नेगेटिव लिख लेना चाहिए। और आप अगर यहाँ से देखें तो इसका भी टॉर्क आ रहा है बाहर की तरफ, तो मुझे इसमें ऐड कर देना चाहिए T1 r/2। इस तरह से कुछ टॉर्क बना, इज इक्वल्स टू I अल्फा 1 लिख सकते हैं। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। और फिर इस पे आप एक फोर्स इक्वेशन लिख सकते हो, m2g माइनस T2 इज इक्वल्स टू m इंटू a2, या फिर हाँ a2, ठीक है। और इस पे एक टॉर्क इक्वेशन लिख सकते हो, T2 इंटू आर इज इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ अल्फा। तो इतने सारे इक्वेशंस लिखने के बाद आपको जो भी पूछा गया आप बहुत इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं ऑप्शंस बताऊं तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस आई थिंक सही आते हैं। तो मैं आपको एक बार इक्वेशंस दिखा सकता हूँ फिगर के साथ, आप उसको एक बार चेक कर लो और अपने सारे इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं। ये कुछ मैंने यहाँ पर a1 a2 कैसे माना है आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर इसके हिसाब से मैंने कुछ ये इक्वेशंस लिख दिए हैं। आप एक बार इक्वेशंस चेक कर सकते हो, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पे मुझे रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलने वाला है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, इसको सॉल्व करने का यहाँ पर बिल्कुल भी कोई नीड नहीं है, बट हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखने जरूर आने चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस प्रैक्टिस सीरीज का।
और एक दो क्वेश्चंस में आपको एज अ वर्क दे सकता हूँ, जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार आप चेक कर सकते हो। तो जैसे हमने कहा था कि अच्छे नोट में खत्म करेंगे इस क्लास को, तो बिल्कुल एक वर्नियर कैलिपर का सवाल के साथ कंप्लीट करना चाह रहे हैं सीरीज को। और आई थिंक अगर अगला पार्ट नहीं आता है, अगर आप चाहते नहीं है कि आप लास्ट डे और भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखें, सो ये हमारा लास्ट इंटरेक्शन होगा। तो ये हमारे इस पूरे जर्नी का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको एक अच्छे नोट पे फिनिश करेंगे और आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह का इसका सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आप सबने इसको ट्राई किया होगा। अब मैं इसके थोड़े से सोल्यूशन वाले पार्ट पर आता हूँ और देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पर ही थोड़ा सा सॉल्व करना चाह रहा हूँ, फिर मैं पीछे आपको उसके कैलकुलेशन वाले पार्ट को दिखाऊँ। मैं जब भी वर्नियर कैलिपर्स वगैरह के सवाल आते हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच और बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशंस के थ्रू चलता हूँ। तो मैं इसका जब वर्नियर स्केल डिवीजन निकालूंगा तो मुझे ये कुछ 1.1 mm मिलेगा, और मेन स्केल डिवीजन जब मैं निकालूंगा तो मुझे कुछ ये 1 mm मिलेगा। तो इसके कैलकुलेशन को मैं आगे दिखा सकता हूँ, बट बहुत कॉमन सी बात है, ये आप कर लियो। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे कैसे करना चाहिए। आप इस चीज को आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। ये पहले फिगर में आपको 0 एरर बताया गया है, तो आप देख सकते हो वर्नियर स्केल पीछे है, तो आप इसको थोड़ा रिलेटिव मोशन की तरह देखो ना, इसको रिलेटिव मोशन की तरह देखो। मतलब ऐसे मान लो, बिल्कुल लॉजिकली सॉल्व करना है आपको। 0 एरर प्लस है करना है, माइनस करना है, सब बिल्कुल फंडे में पढ़ना ही नहीं है आपको, बिल्कुल लॉजिकली सॉल्व करना है। ये इसका 0 है, ये मेन स्केल का 0 है, ये 1.1 की स्पीड से आगे बढ़ रहा है मान लो, और ये 1 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, ऐसा मान सकते हैं। तो हर एक डिवीजन के बाद ये कितना आगे बढ़ चुका है 1, और ये कितना आगे बढ़ चुका है 1.1। तो इनके बीच में सेपरेशन हर डिवीजन के बाद कितना कम हो रहा है, हर डिवीजन के बाद इनके बीच का सेपरेशन कम हो रहा है एक तरह से 0.1 mm। और आप देख सकते हो इनके बीच का डिवीजन कब कैंसिल हो गया, मतलब इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कब 0 हो गया। तो वो आप देख सकते हो कि फोर्थ डिवीजन के बाद कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब 0 एरर मुझे डायरेक्टली क्या लिख लेना चाहिए, 0.1 × 4 मतलब 0.4 mm। वो जो मैचिंग डिवीजन है ये सब जो करते हैं, उसका लॉजिक यही है। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मुझे ऐसे सोचने में मजा आता है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप जैसे भी समझते हो आप इस चीजों को वैसे आप खुद इस लास्ट मोमेंट में सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ऐसा पसंद है, मैंने ऐसे बताया आपको। अब मैं इसके मेन स्केल को रीड करना चाहता हूँ, तो मैंने 0 एरर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं इसके मेन स्केल वाले पार्ट पे आता हूँ, मुझे ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मुझे ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप ध्यान से देखो, मुझे ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बट अगर मैं रिलेटिव के थ्रू करूंगा तो मैं ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाऊंगा। ठीक है, बिकॉज मेन स्केल से कोई अप्रोच कर रहा है ना, किस स्पीड से 0.1 की स्पीड से अप्रोच कर रहा है। तो मैं ये वाले डिस्टेंस को निकाल लेता हूँ, मुझे कोई परेशानी होगी नहीं। इसको फिर मैं 1 mm से माइनस कर लूंगा, बिकॉज ये वाला जो ओवरऑल डिस्टेंस है ये 1 mm है ना, इससे मैं माइनस कर लूंगा तो मुझे ये वाला इसके जो साइड वाला डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। तो बस मुझे क्या करना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो आप फिर से देख सकते हो इनके बीच में डिस्टेंस है कुछ ये x, इस वाले डिस्टेंस को x बोल रहा हूँ, और ये 0.1 की रिलेटिव वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहा हूँ, समझ रहे होंगे चीजों को। और आप देख सकते हो इनके बीच का सेपरेशन यहाँ पर फिर से 0 हो गया। तो कितने यूनिट के बाद, 1 2 3, 3 यूनिट के बाद। मतलब ये कितना ओवरऑल इनके बीच में क्या सेपरेशन होगा, 0.1 × 3। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये 0.3 mm हो, ये 0.3 होगा। तो ये पूरा 1 था, मतलब ये वाला डिस्टेंस 0.7 mm होगा, ये कुछ 0.7 mm होगा। तो आप देख सकते हो आपके पास 3.2 पहले से था सेंटीमीटर्स में, 0.07 आप और ऐड कर दिए, और साथ में बचा 0 एरर। तो क्या 0 एरर ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? तो आप देख सकते हो आप बहुत आप जो आंसर बता रहे हो, आप क्या बता रहे हो, एक्चुअल में क्या होता है, दोनों 0 0 कोइंसाइड करते हैं। और हम देखते हैं कि इसका वर्नियर स्केल कितना आगे मूव किया है, वर्नियर स्केल का 0 कितना आगे मूव किया है, ऐसा देखते हैं। तो आप देख सकते हो शुरू में ये दोनों मैच कर रहे थे, तो आप एक्चुअल रीडिंग होती है, बट ये तो पीछे से शुरू किया है, मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये भी चला है जो कि अपने को स्केल में नहीं दिख रहा है। तो हमने 0 एरर को ऐड कर देना चाहिए, इस पे ऐड करना चाहिए। तो कितना 0.04 ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करने से जो भी रिजल्ट आ रहा है दैट विल बी योर आंसर। ठीक है,
तो बस इसके सोल्यूशन को जो मैंने किस तरह से लिखा है आप मैंने समझा दिया, आप देख सकते हो उस तरह से कुछ लिखा है, सॉल्व करने पे आपको कुछ इस तरह का आंसर आ रहा है। तो ये थे हमारे कुछ ओवरऑल 9 क्वेश्चंस जो कि हमने किए। अब एक दो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको बताता हूँ और आप देखोगे उसे और उससे सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ओके सो ये है प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। इसको 1 क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे अपन। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे और इसको ABC बोलेंगे अपन। तो आप देख सकते हो, अच्छा ABC तो ऑप्शंस हो जा रहे हैं, तो इसको कुछ 1 2 3 ऐसा लिख लेते हैं। 1 का 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ऐसा नाम देते हैं। आप इसको आंसर से इसी तरह से बताएंगे आपका क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं क्या होना चाहिए। ओके, आई थिंक कि आपको दिख रहा होगा ये सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, स्फेरिकल कैपेसिटेंस का सवाल है। बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता नहीं है, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि एक बार इसको भी आप टच में आ जाओ वापस। तो एक इजी सवाल है, तो इसको अपन क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 नाम देते हैं इसको। या फिर चलो क्वेश्चन नंबर 2 दे लेते हैं और उसको 1 2 3 आप उस हिसाब से बता दो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। आप इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको सही लग रहा है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप इसके सोल्यूशन को जरूर करें बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो जरूर एक बार इसको ट्राई करें। और अगर नहीं समझ में आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के एज सुन एज पॉसिबल जरूर आपको दिखाऊं कैसे होना चाहिए इसका सोल्यूशन। सो ये ओवरऑल हमारा हुआ आज का सेशन एंड। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप एग्जाम में बहुत कामली बहुत आराम से चीजों को करें, बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। आपने जो पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है, 2 साल की पढ़ाई है, 3 साल की पढ़ाई है, बहुत बढ़िया से पढ़े हो। तो वो अब एंड डे आपका जैसा जाता है मैटर नहीं करता, आपने पढ़ाई अच्छे से की है, दैट इज व्हाट मैटर्स। ओके, सो अपन आते हैं अगले किसी सेशन पे, फिर मिलते हैं। आप अच्छे से एग्जाम दे के आओ और अपने रिजल्ट्स बताओ कि आप कैसे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और चलो ठीक है, तो इतना ही कहना है। तो अगर आपको और अगली वीडियो चाहिए होगी कल के लिए, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, चलो, थैंक यू वेरी मच।